हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है फोर्स की, मीनिंग क्या होता है फोर्स का। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट क्या होते हैं, मतलब फोर्स अगर हम किसी बॉडी पर लगाते हैं तो उस पर क्या क्या इफेक्ट होंगे। इसके अलावा हम टाइप ऑफ फोर्स की बात करेंगे, कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ फोर्स जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं जो हमें अपने टॉपिक में पढ़ना है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, दो तरीके के होंगे, आपको एक मिलेगा बैलेंस्ड और एक मिलेगा अनबैलेंस्ड, इनकी ये बात करनी है। और उसके बाद एक चीज आएगी आपके पास, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। और गैलीलियो एक्सपेरिमेंट के बाद ही हमें शुरू करना होगा लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करेंगे लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये लॉ ऑफ मोशन तो हम पढ़ चुके हैं, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था वो इक्वेशन ऑफ मोशन था, न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। और यहाँ क्या लिखा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब इसके बाद लॉज ऑफ मोशन में भी हमें 3 लॉ पढ़ने हैं। ठीक है, जो आपका फर्स्ट लॉ होगा देख लेते हैं। जो फर्स्ट लॉ होगा, फर्स्ट लॉ, उसे हम बोलते हैं, उसे स्पेसिफिक नाम भी है उनके। ठीक है, वहां पर आपको इनर्शिया समझना होगा, तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं उसे। ठीक है, क्या होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का क्या मीनिंग होता है, सब समझेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। उसके बाद सेकेंड लॉ को हम बोलते हैं, वैसे सेकेंड लॉ का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, उसे हम बोलते हैं एफ। ठीक है, ऐसे बोल दो, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन टी। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ऐसे बोलते हैं, क्या होता है सब समझेंगे। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, यही होता है सेकेंड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ को हम क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन लॉ, हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है, रिएक्शन लॉ, इसे एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। और उसके बाद, अच्छा, सेकेंड लॉ के पहले हमें 2 चीजें और पढ़ने को आएंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 चीजें और। एक तो आएगा आपको मोमेंटम, कि मोमेंटम क्या होता है, और एक डेफिनेशन आएगी इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या होता है। और उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, सबके बाद हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इस पे बेस्ड हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्या होता है फोर्स। तो हम देखते हैं कि फोर्स क्या होता है। देखो, फोर्स का मीनिंग बहुत सिंपल है। फोर्स, अगर हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था मोशन, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई बॉडी मोशन में कब आता है, अगर कोई बॉडी ऐसे सिंपल रखी हुई है तो वो मोशन में कब आएगी, जब उस पर कोई एक्सटर्नल वर्क होगा। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल उसे कोई एफर्ट मिलेगा। तो जो एफर्ट है, जिसे हम पुश या पुल बोलते हैं, वही फोर्स होता है। ठीक है, तो इसी को लिख लेते हैं, द इट इज डिफाइंड एज, फोर्स इज डिफाइंड एज, ऐसे लिख लेते हैं, फोर्स इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल पुश और पुल। ठीक है, एक्सटर्नल पुश और व्हाट, पुल। पुश या पुल को ही हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। सो फोर्स इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल पुश और पुल विच, अब ये एक्सटर्नल जो आपका पुश या पुल होगा उसमें क्या चेंज होगा, विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, द स्टेट। अब स्टेट में भी क्या क्या चीजें, स्टेट में आपका जैसे कि स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, या ऐसे बोल दो स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन, या स्पीड, या शेप, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंजेस, या तो चेंज कर देती है या चेंज करने की कोशिश करती है, ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट, स्पीड, शेप ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल डेफिनेशन है फोर्स की। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात आपको।
कि यहाँ पर फोर्स कैसे डिफाइन होता है। फोर्स इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल पुश और पुल। आपको अगर कोई बोले कि क्या होता है फोर्स, तो सिंपल पुश या पुल, मतलब उसे खींचना या धक्का देना, यही होता है फोर्स, ठीक है। विच चेंजेस, या तो वो चेंज कर देती है या ट्राइज टू चेंजेस, मतलब उसको चेंज करने की कोशिश करती है, ठीक है। सो रेस्ट हो सकता है, मोशन हो सकता है, या तो रेस्ट है तो हो सकता है मोशन में आ जाए, मोशन है तो उसका मोशन और बढ़ जाए, बदल जाए, स्पीड चेंज हो सकती है, शेप और साइज चेंज हो, अभी समझेंगे इसको कैसे होता है, ठीक है। अब इसके अलावा और देखते हैं ये कैसी यूनिट है, वेक्टर स्केलर, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जो मैंने आपको वेक्टर स्केलर पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, तो वहां पर बताया था कि फोर्स कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, ठीक है। क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा अगर इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट, तो इसकी यूनिट जो होती है जनरली फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, ठीक है। ऐसा यूनिट, जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। और सीजीएस, सीजीएस में इसकी यूनिट होती है डाइन, DYNE, ठीक है। और इन दोनों में रिलेशन भी होता है, ठीक है, इसको भी नोट कर लो, न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। आप इसे भी नोट कर लीजिए, इट विल हेल्प इन द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट द फोर्स। अब हम देखते हैं क्या होते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, देखते हैं। तो पहला देखो इफेक्ट क्या है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में आ सकती है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इट कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी या ऑब्जेक्ट। इट कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी का मतलब होता है रुकी हुई चीज, ठीक है। स्टेशनरी मतलब रुकी हुई बॉडी को ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। और क्या हो सकता है इसका उल्टा, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो आप फोर्स लगा के उसको रोक भी सकते हो, ठीक है, जैसा ब्रेक में होता है। सो इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी ऑब्जेक्ट, इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी लिख लेते हैं, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, अगर कोई बॉडी मान लो पहले से ही चल रही है तो आप उसको धक्का देके और उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है, या उसको आगे से पुश करके, ठीक है, रोक के उसकी स्पीड को कम भी कर सकते हो। सो इट कैन चेंज द स्पीड ऑल्सो, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है, स्पीड को भी वेरिएट कर सकते हो, स्पीड ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट। और क्या हो सकता है फोर्थ पॉइंट, और इट कैन चेंज द डायरेक्शन, इट कैन चेंज द डायरेक्शन, ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा जो क्रिकेटर्स होते हैं, बॉल आती सामने से, उसको बैट से हिट करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। सो इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द बॉडी ऑल्सो। और लास्ट, ठीक है, लास्ट, इट कैन चेंज इट कैन चेंज इट कैन चेंज द शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, साइज ऑफ द बॉडी, मतलब ये शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपने स्प्रिंग ली हुई है, तो अगर स्प्रिंग को अगर आप प्रेस करोगे, ठीक है, किसी भी तरफ से, तो वो क्या होगा, उसका शेप चेंज होगा। या रबड़ का कोई ऑब्जेक्ट है, वहां पर भी उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम जब समझेंगे कि बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, तब हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से चेंजेस पॉसिबल है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। तो टाइप्स ऑफ फोर्स मैंने आपको जैसे बताया कि 2 तरीके के हमें पढ़ने हैं, वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो उससे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की बात करनी है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे होगा पहला आपका बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, और दूसरा आपका होगा अनबैलेंस फोर्स। क्या मतलब होता है बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स का, इसका मीनिंग समझते हैं। देखिए पहले हम बात करते हैं बैलेंस फोर्स की, ठीक है। बैलेंस फोर्स, सो बैलेंस फोर्स में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस पे रखा हुआ है, ये कोई सरफेस है और इस पर कोई बॉडी ऐसे रखी हुई है, ये कोई बॉडी रखी हुई है। तो अगर हम इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, मान लेते हैं हमने कुछ 10 न्यूटन का लगाया, ठीक है, और अगर हम इधर से भी उतना ही फोर्स लगाएं, मान लेते हैं 10 न्यूटन का यहाँ से भी फोर्स लग रहा है,
मतलब अगर कोई बॉडी रखी हुई है, कोई उधर से भी फोर्स लगा रहा, कोई इधर से भी, अगर ये फोर्स इक्वल है तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जो जैसे जो बॉडी रखी होती है, जो बॉडी जिस भी सरफेस पे रखी होती है अपने वेट की वजह से भी फोर्स लगाती है। सरफेस पे जो बॉडी होगी वो अपने वेट की वजह से भी फोर्स लगाएगी, मतलब इसके जो सरफेस है तो इसके इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा। और आपको जो मैं एक्शन रिएक्शन लॉ पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि जो हम अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी भी हमारे पर उतना ही फोर्स लगाती है। तो जितना फोर्स इसके वेट की वजह से लग रहा है, जितना भी लग रहा हो 10 न्यूटन 20 न्यूटन 50 न्यूटन जितना भी लग रहा हो, उतना ही फोर्स यहाँ से उसे मिल रहा होगा। ठीक है, ये होता है एक्शन रिएक्शन लॉ, यही है। तो यहाँ पर ओवरऑल आप देखोगे तो ये बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, फोर्स बहुत सारे लग रहे हैं लेकिन इसकी बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ऐसे फोर्सेस को जहां पर एक से ज्यादा फोर्स तो वर्क कर रहा है लेकिन उसमें जो नेट फोर्स है, क्या बोल रहे हैं, नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स, जो नेट फोर्स की वैल्यू है वो कितनी है, इक्वल टू 0 है। ये आपको, क्योंकि इसको ये कैंसिल आउट कर रहा है, इसको ये कैंसिल आउट कर रहा है, इस वजह से नेट फोर्स कितना हो गया, 0। तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं हम, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं, व्हेन रिजल्टेंट फोर्स, when resultant forces on any body, ठीक है, equals to 0, when resultant forces on any body equal to resultant force, ठीक है, resultant force होगा ना, ये तो फोर्स निकल के आएगा, फोर्सेस तो ये सारे हैं। when resultant force on any body equals to 0, या ऐसे लिख सकते हो, when more than two forces या more than one forces is working on any body but resultant force is equal to 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज बना सकते हो। so when resultant forces on any body equal to 0, then this force will be called ऐसे लिख लेते, then this will be called balanced force। ठीक है, जैसे वो रस्सी वाला गेम होता है जिसमें कुछ उधर होते हैं और कुछ इस साइड होते हैं, तो अगर वो इक्वल फोर्स होता है तो रस्सी किधर भी नहीं जाती, तो अभी एक एग्जांपल हो सकता है उसका। ठीक है, सो नेट फोर्स का इफेक्ट क्या होता है जरा समझते हैं। अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स लग रहा है तो क्या ये बॉडी के मोशन पर कोई फर्क पड़ेगा? जैसे अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, क्योंकि इसको मोशन होने नहीं देगा, जितना फोर्स यहाँ लग रहा है उतना फोर्स यहाँ लग रहा है। और अगर ये मोशन में है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे वो मोशन कर रहे थे वैसे ही करेगी, क्योंकि जितना उधर से जितना उसको एक डायरेक्शन से फोर्स मिल रहा है उतना उसको अपोज में मिल रहा है, तो उसके मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो रेस्ट की बात हो या मोशन की बात हो। ठीक है, सॉरी, स्टेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिख लेते हैं, इट डज नॉट चेंज, मतलब बैलेंस फोर्स, इट डज नॉट चेंज the state of rest and motion, मतलब ये रेस्ट और मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, एंड मोशन। ठीक है, अगर आप बैलेंस फोर्स कहीं पे अप्लाई करते हो तो वहां पर अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन पे ही वर्क करेगा। ठीक है, सो अगर हमें किसी बॉडी को रेस्ट या मोशन को चेंज करना है तो हमें अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कुछ तो चेंज होगा, फोर्स लग रहा है तो, बट इट कैन चेंज। अब इमेजिन करो कि ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्प्रिंग है, तो अगर यहां से भी फोर्स लग रहा होगा, यहां से भी फोर्स लग रहा होगा, तो ये हिलेगा तो नहीं, अपने मोशन को चेंज नहीं करेगा, लेकिन इसका शेप तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब कंप्रेस हो जाएगी, बट कैन चेंज द शेप एंड साइज। आप लिख लेना, मेरे पास स्पेस कम है, शेप एंड साइज। ठीक है, बट ये शेप और साइज को चेंज कर सकता है, नहीं भी कर सकता, अगर कोई सॉलिड रखा हुआ तो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अगर कोई आपका ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है जो कि कंप्रेस हो सकता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, शेप और साइज चेंज हो जाएगा। अब हम देखते हैं अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो समझ गए होंगे आप, बैलेंस फोर्स का अपोजिट हो जाता है अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, वहां पर नेट फोर्स 0 आ रहा था, यहाँ पे नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो मैं डायरेक्ट डेफिनेशन लिखता हूँ, व्हेन
द रिजल्टेंट फोर्स व्हेन द resultant forces when the resultant force on any body not equal to zero, not equal, ठीक है, not equal to zero, not equal to zero, then the forces are said to be, then the forces are said to be what? Unbalanced force, ठीक है, unbalanced forces, unbalanced force, ठीक है। समझ गए होंगे आप कि unbalanced force की बात क्यों हो रही है, ठीक है। मतलब अगर when the resultant force on any body not equal to zero, मतलब नेट फोर्स यहाँ पर not equal to zero आएगा, नेट फोर्स की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो नॉट इक्वल टू जीरो मिलेगी, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे एग्जांपल उसी को हम ले लेते हैं, सेम एग्जांपल को मैं रिपीट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये वही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सरफेस है आपका जिस पे रखा हुआ है, और ये जो ऑब्जेक्ट है, अब इधर से हम क्या कर रहे हैं, इधर से हम 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ से हम सिर्फ मान लेते हैं 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, ये बॉडी किधर मूव करने लगेगी, उस तरफ मूव करने लगेगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स कम लग रहा है, यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। बाकी ये फोर्स की वैल्यू तो सेम रहेगी, जो इसके वेट की वजह से लग रही है और जो सरफेस लगा रहा है तो सेम रहेगा, बट यहाँ पर फोर्स के जो अमाउंट ऑफ फोर्स है वो डिफरेंस है, इस वजह से जहाँ पे ज़्यादा लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करने लगेगी, ठीक है। तो इफेक्ट में क्या हो जाएगा, इसके इफेक्ट की अगर हम बात करें, सो इट कैन चेंज, या ऐसे लिख लेते हैं, इट चेंजेस द मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, इट चेंजेस द मोशन, मतलब मोशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रेस्ट भी हो सकता है और मोशन भी तो हो सकता है, स्पीड भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, स्पीड भी चेंज कर सकता है, कुछ भी का समझ सकते हो, मतलब रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, अगर मोशन में है तो स्पीड चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, कई तरीके से। तो मोशन में कई चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मोशन की बात हो रही तो सिर्फ स्पीड की बात होगी, रेस्ट से मोशन में भी आ सकता है, मोशन से रेस्ट में भी आ सकता है, इसके अलावा स्पीड भी चेंज हो सकती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। सो इट चेंजेस द मोशन ऑफ द बॉडी, जब भी हमें किसी भी बॉडी का मोशन चेंज करना हो, उसकी स्पीड चेंज करनी हो, डायरेक्शन चेंज करनी हो, ठीक है, उसका इसको स्पीड अगर वो मोशन में है तो रेस्ट में लाना हो, या रेस्ट में है तो मोशन में लाना हो, तो हमें किसको अप्लाई करना पड़ेगा, अनबैलेंस फोर्स। इसका हम यूज बहुत बार करेंगे, ठीक है, हमें बैलेंस फोर्स की बात नहीं करनी इस चैप्टर में, हमें अनबैलेंस फोर्स की बात करनी है, ठीक है। सो इट चेंजेस द मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, शुरू करेंगे गैलीलियो एक्सपेरिमेंट से, और वहीं से आपको न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ का आइडिया मिलेगा।